लाल लाल आंख करके चाइनों को दिखाने वाला कोई मर्द पैदा नहीं हुआ। तो ये चीन कहां से अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में बात हुई थी 15 लाख की, ठीक है। आप 5 किलो अनाज पर आकर बात अटक गई। बात हुई थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की। हर 56 इंच का सीना बैठकर चाइना के राष्ट्रपति के साथ में क्या कर रहा था? राम के नाम पर आप देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, राम के नाम पर आप देश को बांट रहे हैं, राम के नाम पर आप लोगों के बीच में गलत भावना पैदा कर रहे हैं। मुझे नरेंद्र मोदी से कोई नफरत नहीं था और शायद 2014 में हम लोग इनके साथ खड़े थे, हम लोग इनके समर्थन में खड़े थे कि उन्होंने कहा था कि स्विट्जरलैंड से जो काला धन देश का जमा हुआ है, काला धन, वो मैं वापस लेकर आऊंगा। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सुनील साक्षी जी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कि क्या है राजनीतिक माहौल। आइए डायरेक्ट मिलते हैं इन्हीं से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या है राजनीतिक माहौल, इंडिया या एनडीए? बहुत अच्छा आपने यही सही, यही पूछना भी चाहिए और जनता के हर एक नागरिक को आज इसी पर ध्यान देना है कि हमें इधर उधर नहीं, मैं यहीं पर बात क्लियर कर देता हूं कि हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि 10 साल के कार्यकाल में हमारे जुमलेश्वर बाबा श्री अनंत श्री, मैं उनको कहता हूं क्योंकि उनके आगे अब कोई माने संख्या नहीं लग सकती है। कौन है जुमलेश्वर बाबा? ये जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो हमारे 10 साल के कार्यकाल प्रधानमंत्री के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए भी जो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोके हुए हैं। ये अनंत श्री हैं, इनके आगे कोई श्री नहीं है और कोई उपाधि नहीं है। क्योंकि राम मंदिर पे जितने भी शंकराचार्य थे इनको मना कर रहे थे कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन है उसको आप बाद में कीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो किसी की बात नहीं माने। इसलिए मैं उनके नाम के आगे लगाता हूँ अनंत श्री। बात आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। क्या है राजनीतिक? हाँ, राजनीतिक माहौल पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी का जितना भी वादा था, जो उन्होंने कहा था कि जनता को हम ये करेंगे, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उनके ही गृह मंत्रालय को जो मंत्री हैं अमित शाह जी, ताड़ीपार जी, उन्होंने कहा उनके ही वादों को ये सब जुमला था। बात खत्म हो गई। उनके वादा करके वोट लिए थे। क्या क्या किए थे वादा मोदी जी, थोड़ा उसको खुलासा कीजिए। शुरू से करें कि अभी से करें? शुरू से कीजिए। 2014 से बात हुई थी 15 लाख की, ठीक है। आप 5 किलो अनाज पर आकर बात अटक गई, ये याद है सबको। बात हुई थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। और बात हो गई बेरोजगारी की, पकौड़ा तलने की। रोड पर अगर कोई आपके गेट पर कंपनी कहीं चल रही है, कोई फैक्ट्री है, या कोर्ट के सामने कोई आकर नौजवान पकौड़ा तल के 200 रुपया कमा के लेके जाता है, तो ये रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? ये शायद इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी का आप सबको याद होगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार है, ये उनके स्टेटमेंट थे। तो बात हुई थी 2 करोड़ नौकरी की और जितने भी ITI इंजीनियर डॉक्टर्स थे उनको पकौड़ा तलने के लिए नौकरी दे दी। आप दूसरी बात, आप कहे थे शिक्षा के स्तर पर आप क्या किए हैं, चिकित्सा के स्तर पर आप क्या किए हैं? आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने भागलपुर में, दरभंगा में आपने एम्स बनाया है। हकीकत आप सबको पता है, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं। तो वादा जो उनका किया गया था, जिस स्तर पर वो काम करने के लिए आए थे, मैं समझता हूँ एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था। क्या बात कर रहे हैं? 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए। चीन थर थर कांपता है, पाकिस्तान कांपता है मोदी जी से। चीन अगर थर थर कांप रहा है, तो अभी जो कॉरिडोर वीरता का सबसे बड़ा मिसाल हिंदुस्तान में दिया जाता है आज़ादी के बाद 1962 का युद्ध वाला, अभी जो आपको भी पता होगा, अभी जो यादव धाम के नाम से, वीर अहिर के नाम से जो कॉरिडोर बना हुआ था, रेजांगला का युद्ध जो बना था, वो चीन ने अभी तोड़वा दिया। उससे बड़ा कोई वीरता का प्रतीक नहीं है। आप भारत माता की जय कहते हैं, आप कहते हैं कि लाल लाल आंख करके चाइनों को दिखाने वाला कोई मर्द पैदा नहीं हुआ। तो ये चीन कहां से अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में प्रवेश कर गया? कैसे? आप देखिए,
वेबसाइट पर जाकर देखिए 56 इंच का सीना लेके घूमते तो ये 56 इंच का सीना बैठकर चाइना के राष्ट्रपति के साथ में क्या कर रहा था, क्या करने गए थे वहां कि ये अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल में दावेदारी ठोक रहा है। उसका नक्शा उठा के देखिए अभी चाइना का जो नक्शा है उसमें अरुणाचल दिखाई नहीं रहा है। 370 और राम मंदिर से आप नाराज 370। हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम आज पैदा हुए थे 2014 में। आप लोग देखिए भी, आप लोग भी देखे होंगे कि गांव-गांव में पहले रामलीला चलती थी और गांव-गांव में राम की भक्ति होती थी। पता ना हम लोग बच्चे थे जिस समय, हमें लगता है कि साल में 2 बार रामलीला होती थी। लेकिन जब से ये जुमलेश्वर बाबा आए हैं, राम को भी अपने छवि जैसा बना दिए। राम से जितने प्रेम करने वाले लोग थे भारत में, मैं समझता हूं इनके आने के बाद राम से नफरत पैदा हो गई है। नाराज तो मैं हूं इस बात से कि राम को मर्यादा का प्रतीक माना गया था, आपने उसका गंदगी और गुंडागर्दी का प्रतीक बना दिया। क्या बात तो कर रहे हैं, नफरत हर एक पैदा- राज्य से लोग पैदल गए थे अयोध्या में। राम के नाम पर आप देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, राम के नाम पर आप देश को बांट रहे हैं, राम के नाम पर आप लोगों के बीच में गलत भावना पैदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं भगवान राम आज नहीं पैदा हुए हैं, वो तो सदियों पहले पैदा हुए थे और मर्यादा का हमेशा वो प्रतीक माने जाएंगे। लेकिन नफरत की राजनीति का प्रतीक नरेंद्र मोदी ने बना दिया एक मंदिर बनाकर। मंदिर बनना चाहिए, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मंदिर आपका व्यक्तिगत बात हो सकता है, कुछ लोगों करोड़ों की आस्था की बात हो सकती है, संपूर्ण देश की विकास की बात नहीं हो सकती है। जब विकास की बात आएगी तो हमें मंदिर, ये हमारा जो संविधान है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, स्वाभाविक बात करता है, सबकी आस्था को लेकर हम चलेंगे कि देश को विकास के लेकर चलेंगे। आप हमको ये समझा दीजिए पत्रकार महोदय, ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है हमारा राम, हम उसको देश पर थोपेंगे नहीं। आपने काम किया इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रधानमंत्री आप किस लिए बने थे? प्रधानमंत्री तो आप बने थे लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, चिकित्सा देने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? अब आपकी एक मुद्दा है क्या? 370। 370 को ठीक से पता कीजिए और उसका जांच कीजिए। 370A हटा हुआ है, लेकिन उसका लाभ जो मिलना चाहिए था, चूंकि इन लोगों का उस समय हवाबाजी बना था, उस समय उस पर फिल्म बनाया गया, एक मुद्दा पर जो भी कश्मीरी ब्राह्मण थे उनको उनके सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनको बसाया जाएगा। आपसे 370 हटा दिया। हिंदुस्तान के सारे स्टेट के लोगों को वहाँ बहाल करने के लिए कम से कम कश्मीरी ब्राह्मण को तो वहाँ बसा दीजिए, तो मैं मानूंगा कि सही मायने में 370 हटा हुआ है। ये सब जुमलाबाज है। काफी आप मोदी जी का आलोचना कर रहे हैं। एकदम जी नहीं। उनका कोई कार्य मतलब कि पसंद नहीं है आपको? जी नहीं, हम मोदी जी ने जो किया है, 10 साल में जितना नफरत उन्होंने बोया है, 10 साल में देश में जितना आग उन्होंने लगाया है, 10 साल में युवाओं को जितना बर्बाद उन्होंने किया है, 10 साल के अंदर शिक्षा को जितना बर्बाद किया है, 10 साल में जितना सरकारी एजेंसियों को बेच कर खाया है अपने 2 यारों को, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। मुझे नरेंद्र मोदी से कोई नफरत नहीं था और शायद 2014 में हम लोग इनके साथ खड़े थे, हम लोग इनके समर्थन में खड़े थे कि उन्होंने कहा था कि स्विट्जरलैंड से जो काला धन देश का जमा हुआ है, काला धन, वो मैं वापस लेकर आऊँगा। वो नहीं आया, इसलिए हम उनकी ही बातों को रख रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के वोटर हैं, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के नाम पर आज हमारे बक्सर के संसदीय क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग पूछिए, अपनी अंतरात्मा पर, अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए कि आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित है? क्या नौकरी मिला है? क्या आगे नौकरी मिलने वाला है? अगर नहीं तो फिर आपको वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। और मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी के पार्टी से कहीं भी संसदीय क्षेत्र में कोई खड़ा हो, उसे वोट देना महापाप है, क्योंकि ये झूठ के सिवा कुछ नहीं। ये बताइए कि लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। कौन अच्छे हैं? इसमें क्या सोचना है? 10 साल का इनका कार्यकाल हम तो देख चुके हैं, इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो अच्छे होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये अगर दोबारा आ गए चुनकर,
तिवारा, सही आपने सही पकड़ा। अगर ये तीसरे बार चुन कर आ गए तो अब की बार देश का संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि इनके नेता और इनके जो संगठन के लोग हैं और बहुत सारे इनके जो आपके मंत्री संतरी हैं, आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं, 400 पार, अब की बार लेकर दिखा दो, हम संविधान को बदल देंगे। यही लोग कहते हैं, संविधान की प्रतियां जलाते हैं। तो एक तरफ है संविधान को खत्म करने वाले ये एनडीए, ये नरेंद्र मोदी, और एक तरफ है संविधान को बचाने वाला इंडिया अलायंस। अब उसके प्रधानमंत्री कौन होंगे ये देश की जनता तय करेगी, और जब 4 जून को फैसला आएगा तो पता चलेगा कि देश रसातल में जाता है कि देश ऊंचाई की ओर बढ़ता है। आपका व्यक्तिगत समर्थन किसके साथ है? इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, अभी सुधाकर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर, हम लोग उनके साथ है और बड़ी मजबूती के साथ है, और हम ही लोग नहीं है, पूरा युवा उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इधर एक बात मैं कहना चाहता हूँ बक्सर संसदीय क्षेत्र की जनता से मैं, कि आप लोग जो ये बीच में खड़े हैं, नफरत फैलाने वाले को तो एक अपना पार्टीगत ये है, उनकी बात हम छोड़ देंगे, जो उनके साथ है सो है, लेकिन जो ये बीच में खड़े हैं निर्दलीय के नाम पर, तरह तरह के नाम पर और भी बहुत सारी पार्टियों के नाम पर, उनको पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका ना कोई भविष्य है, ना कोई विचारधारा है, ना तो ये संविधान खत्म करने वाले के साथ है, ना ये संविधान बचाने वाले के साथ है। तो इन बिचौलियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि आपने एक भी वोट दिया वो बर्बाद होगा। आपको तो अभी 2 ही रास्ता है आपके पास, संविधान बचाने वालों के साथ, जो लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं, आपकी रक्षा चाहते हैं, ये संविधान खत्म करने वालों के साथ। ये फैसला आपके हाथ में है। ये आपके माध्यम से मैं इस बक्सर संसदीय क्षेत्र की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी हम लोग का ये इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।